अकेले ना मिले हम। एपिसोड 1। लंबी चौड़ी सुनसान रोड। लंबी चौड़ी सुनसान रोड, बादलों से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों, चीड़ के इतने लंबे वृक्ष जैसे आसमान छू रहे हो। ओस की चादर में चिमटा हुआ मौसम, जहाँ सेब से लदी हुई पेड़ों की डालियां धरती को छूने के लिए मजबूर कर रही थी। घुटनों तक बिछी बर्फ की चादर, उस पर घना कोहरा, मानो जमीन पर ही जन्नत के नज़ारे देखने को मिल रहे हों। बर्फ के बीचों बीच एक बड़ी सी शिला पर बैठी थी वो। तभी धीरे से हवा के झोंके ने आकर उसके कान में कहा, वो परियों की शहजादी जहाँ बैठकर किसी का इंतजार कर रही है, मैं इंतजार कर रही हूँ अपने राजकुमार का। अच्छा, और तुझे लगता है कि इस सुनसान जगह में जहाँ मीलों तक कुछ नहीं नजर आ रहा, और अगर कुछ नजर आता भी तो इस घने कोहरे में सब कुछ छुपा हुआ है। यहाँ कौन आएगा तुझे देखने, तुझे लेने? देख, तू इन सब की चिंता छोड़ और बस मुझे इतना बता कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर सुन, तू बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई हो। विश्वामित्र की मेनका लग रही है तू, श्री कृष्ण की राधा और दुष्यंत की शकुंतला। जब तेरी सुनहरी जुल्फे हवा में उड़ती है ना, तो लगता है कयामत ही आ जाएगी। देख, यहाँ शीतलहर चल रही है। मैं अब और नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ, तुझे बैठना है तो बैठी रह। पर वो कैसे जा सकती थी? उसे पता था कि एक न एक दिन तो उसे मेरे पास आना ही होगा। आखिर और कितना तर पाएगा वो मुझे? वो इतना सोच ही रही थी कि सच में उसे बहुत दूर घोड़े पर बैठकर कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखा। जैसे वह उसके पास आ रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। पहले उसे सिर्फ पे सुनाई दे रही थी और उसका अक्स भी नजर आने लगा। सफेद रंग का घोड़ा और उस पर बैठा हुआ वो जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, घोड़े की रफ्तार कम होती जा रही थी और रंगों में भी निखार आने लगा था। वो बस एकटक उसको देख ही जा रही थी और उस पल को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे वो उसके पास बहुत पास आ चुका था। पर जब उसने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा, तो यह उसने पूरी तरह से अपने चेहरे को सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। और जब उसने उसे कहा, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, बस उसी पल एक बहुत जोर की आवाज़ हुई और अपना चेहरा दिखाए बिना ही वह वापस चला गया। तो वो उसे रोकती और कुछ देख पाती, वह धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था और वह उसे धुंध के पार जाता हुआ देख रही थी और कोशिश कर रही थी कि बस कैसे भी उसकी एक झलक देख पाऊं, पर वह आंखों से ओझल हो गया। उसके पीछे बहुत शोर हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ सा जोर जोर से पकड़ कर हिला रही है। पीहू पीहू बेटा, उठना नहीं है क्या? आज देख, आज तेरी परीक्षा है और अगर अभी नहीं उठी तो सच में तू अपने कॉलेज देर से पहुंचेगी। बेटा, उठना नहीं है क्या? देख, आज तेरी परीक्षा है और अगर पीहू अभी नहीं उठी तो सच में तू अपने कॉलेज देर से पहुंचेगी। वो हड़बड़ा कर जैसे ही आंखें खोलती है तो देखा कि माँ उसके सामने पानी का गिलास लेकर खड़ी है। कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आया कि सपना यह है या
जो देख रही थी वह सपना था। माँ ने उसे पानी देते हुए कहा, पीहू अब सोने का समय नहीं है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से उठ जा। जी मासा, उठती हूँ, यह कहकर उसने पानी पिया और माँ के जाते साथ ही कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी कि माँ साहब ही ना टाइम पर मुझे उठा दिया। अरे 2 मिनट और रुक जाती तो कम से कम उसका चेहरा तो देख लेती। कितना मुश्किल से वह मेरे पास आया था। मैं उसे देखने ही वाली थी कि बस सारे किए कराए पर पानी फिर गया। पर मैं भी नंदिनी हूँ, नंदिनी राजपूत। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आखिर कुछ भी हो तो अपने बाबा साहब की बेटी ही। मेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। जी हाँ, 21 वर्षीय नंदिनी राजपूत, जिसे सब घर में प्यार से पीहू कहते हैं। माँ बाबा की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की लाडली बहन। परिवार में कुल मिलाकर 11 सदस्य थे। दादी सा, बाबा सा, 3 भाइयों, 2 भाभियाँ और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक भतीजा और एक भतीजी। कहने को तो पीहू सभी की लाडली थी, पर सबके लाड करने का तरीका कुछ अलग ही था। जिसे वह लाड करते नंदिनी को वह सब कुछ किसी जेल से कम नहीं लगता था। जिस तरह कैदी वह 4 दीवारों के बीच कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, उस पर लाख पहरे बिठाए जाते हैं और वह जेल के कहे अनुसार ही रखा पहन और घूम सकता है। जब चाहे कैदी के लिए अपना फैसला भी सुना सकता है। तो बस नंदिनी को अपनी स्थिति अपने घर परिवार में किसी कैदी की तरह ही लगती थी, जो अपने पिता और भाइयों के कहे अनुसार ही अपने सारे फैसले ले सकती थी। नंदिनी के परिवार वालों को लगता कि वह अभी बच्ची है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है और वह परिवार, जात, बिरादरी, मान सम्मान इन सब को नहीं समझती। तो हमेशा उसके साथ उसके 3 भाइयों में से एक कोई तो रहता ही था, जिसे उसके बाबा सा और भाई राजपूत खानदान के शान समझते थे। नंदिनी को इन सब बातों से नफरत हो चुकी थी। जब भी उसके परिवार से, खानदान, वंश परंपरा की बातें होती तो वह इसके खिलाफ बोलती। नहीं, यहाँ पर तो चुप रहकर या फिर उस जगह से जाकर अपनी विरोध जताती आ रही थी। जो नंदिनी को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाना पीना, रहना और किसी भी चीज को मांगने से पहले ही उसके सामने आ जाता था। यह सब उसके लिए उमा रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी भी बहुत सारी जमीन जायदाद और खेत गांव में फैली हुई थी। धीरे धीरे उसके पिता के भाइयों के साथ मिलकर प्रतापपुरा नामक कस्बे में भी अपना व्यवसाय जमा लिया था। नंदिनी की पढ़ाई के चलते अभी कुछ साल पहले ही गांव से प्रतापपुरा आकर रहने लगे थे और यहाँ पर भी अपना खुद का मकान और काफ़ी दुकानें बनवा चुके हैं, जिसमें कई तरह के व्यवसाय शुरू कर लिए। पर यह सारी चीज़ें नंदिनी के लिए मायने नहीं रखती थी। उसे कमी थी तो बस सिर्फ इस बात की कि कोई उसे समझे, उसके दिल में झांक कर देख सके कि वह क्या चाहती है। हाँ, पर
इस परिवार में एक शख्स था जो नंदिनी को बहुत अच्छी तरह से समझता था और वह थी नंदिनी की दादी सा, जो नंदिनी की आंखों में भी उसकी खुशी और उसके दुख को पढ़ लेती थी। नंदिनी जब भी उदास होती तो अपनी दादी सा के पास जाती और परिवार में सबसे ज़्यादा वक्त वो उन्हीं के साथ बिताती थी। पर पिता और भाइयों के रहते हुए भला दादी की बात को वो मिलती तो कैसे, यही सब सोचते हुए जब नंदिनी कमरे से तैयार होकर बाहर निकली तो टेबल पर उसके नाश्ते की प्लेट रखी हुई थी। मक्खन लगे हुए गरम आलू के पराठे और बड़े गिलास भर के छाछ। यह देखकर नंदिनी बौखला जाती थी। माँ सा, मैं कहीं युद्ध पर नहीं जा रही हूँ, परीक्षा देने जा रही हूँ। अगर इतना सब खा कर गई तो लिखने की जगह मैं वहीं सो जाऊंगी। मैं थोड़ा सा खाऊंगी। हाँ छोरी, तो थोड़ा सा खा ले, इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है। ठीक है कहकर नंदिनी पराठे का छोटा छोटा कौर तोड़ने लगी और नंदिनी ने जब घड़ी में देखा तो 9 बज चुके थे। 10 बजे से उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। नंदिनी इस साल बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम देने जा रही थी। नंदिनी के परिवार में कोई भी 12वीं से आगे नहीं पढ़ा था। तीनों भाई नंदिनी से बड़े थे। 2 भाई की शादी हो चुकी थी, एक भाई अभी गंवारा था। तभी पगड़ी बांधते हुए बाबा सा कमरे में आते जा रहे थे। पीहू छोरी, जरा जल्दी जल्दी खा ले पराठा, थारी परीक्षा 10 बजे से शुरू हो जाएगी। और हाँ संजू, कान खोल के सुन ले छोरा, पीहू को कॉलेज तक छोड़ने की जिम्मेदारी थारी। मारी छोरी को 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। कॉलेज में लिखने के लिए टाइम होना चाहिए, टाइम पर पहुंच ये कहीं दोस्तों के चक्कर में भूल मत जाइयो छोरा। 19 वर्षीय संजू 23 वर्षीय संजू ने इधर उधर देखते हुए कहा, बाबा सा हमेशा टाइम पर ही पहुंचता हूँ मैं, फिर भी आप मुझे जब देखो समझाते ही रहते हो। तब बाबा साहब ने हंसते हुए कहा, ठीक है छोड़ो, गलती हो गई हमारे से। संजू का मुंह थोड़ा भी फूल गया था क्योंकि छोटा होने के नाते घर में सभी लोग उसे गैर जिम्मेदार समझते थे, पर फिर भी सारे कामों की जिम्मेदारी उसे ही पूरी करनी होती। संजू अपनी भड़ास निकाले भी तो किस पर पीहू के हाथ से प्लेट लेते हुए कहने लगा, तू परीक्षा देने भी चलेगी या फिर घर में बैठकर पराठा ही खाती रहेगी। पीहू ने भी झिड़कते हुए कहा, बाबा साहब मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, पूरे रास्ते इसी तरह से मुझे परेशान करेगा, चाहे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर इस संजू के साथ तो वो कभी नहीं जाऊंगी। तभी माँ साहब भी बीच में बोल पड़ी, कैसी बात कर रे छोरी, 3 भाइयों के होते हुए भला तू अकेले परीक्षा देने जाएगी। अब बहुत हो गया संजू, चल जल्दी से पीहू को छोड़कर कॉलेज पहुँच जा, वैसे भी देर हो रही है। मासा, मैं तो जा ही रही हूँ, मैंने कौन सा मना किया है। मुझे तो लगे कि इसी पीहू का मन है परीक्षा देने का, कुछ पढ़ा ही नहीं, दिन भर तो मोबाइल में लगी रहती है, पेपर में भी मोबाइल की तरह ही बातें लिख देगी। नंदिनी चुपचाप अपनी फ्रेंड किट लेकर बाहर निकल जाती है और संजू भी बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चला जाता है। उनकी नोकझोंक पर परिवार के सभी लोग हंसने लगते हैं। नंदिनी ठीक टाइम पर कॉलेज पहुंच जाती है। आज उसकी परीक्षा का पहला दिन था। आखिर 3 घंटे का पेपर हुआ और संजू नंदिनी को लेकर घर भी आ चुका था। इसी तरह 1 महीना बीत गया था।
नंदिनी अपने बीकॉम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुकी थी। अब कभी कभार नंदिनी के घर में नंदिनी से छुपते छुपाते सभी उसके ब्याह की बातें करने लगे, खासकर उनके दोनों बड़े भाई। वह तो बाबा शाह से हमेशा ही करते आ रहे थे कि क्या ज़रूरत है छोरी को इतना पढ़ाने की। अरे 15 तक बड़े हो गई है छोरी, अब 21 साल की हो चुकी है। हमारे राजपूतों में 16 साल से ही ब्याह की शुरुआत हो जावे है। बाबा साहब आपके कहने से अभी तक तो हमने कोनो जोर न डालो, पर अब किस बात को इंतजार से आप कहो तो मैं तो अभी से नंदिनी के वास्ते छोरा ढूंढना चालू कर दे। ढूंढते ढूंढते साल कैसे बीत जाएगा पता भी न चलेगा। तभी बड़े बेटे ने मुस्कुराते हुए बोला, बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब का सोचे है अब किस बात को इंतजार से। मने समझ में न आवे कि आप पीहू को इतने सर पर क्यों चढ़ा कर रखे हो कि 10वीं तक पढ़ाई कम थी छोरी के वास्ते जो उसे आगे पढ़ने के लिए अपना सब कुछ समेट के गांव से शहर भी आ गए। अरे 5 साल शहर में भी पढ़ ली है छोरी, और कितना पढ़ेगी? पढ़ के कलेक्टर बनेगी क्या? जब दोनों लड़के जी भर के अपने मन की भड़ास निकाल चुके तो बाबा साहब ने जरा गंभीर होते हुए बेटों को समझाया, देख छोड़ दे के तू लोग की समझ में न आवे कि घायल शेरनी कितनी खूंखारी हो जाती है। अरे हमें वार से नहीं प्यार से काम लेना पड़ेगा। अपनी मोटी बुद्धि को यह बात ढंग से समझा दो कि हमारी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी न हिले है। अरे मूर्खो, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में न आवे कि पीहू को डराकर कोई काम न करवाया जा सके। उसे तो प्यार से समझा बुझा कर ही काम निकलवाना पड़ेगा, और जब वह अच्छी तरह से इस बात को के लिए राजी हो जाएगी तभी उसके ब्याह के बारे में सोचेंगे। चलो जाओ अपना अपना काम देखो। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि पीहू के घर वाले उससे इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अब मिले ना मिले एपिसोड 2। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।